हेलो बच्चों, कैसे हो? आपके YouTube चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में बायोलॉजी, और हम पढ़ चुके थे बाह्य आवरण सेल आउटर मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। ठीक है, बायोलॉजी में। ठीक, तो फर्स्ट ही चैप्टर अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, तो आउटर मेम्ब्रेन में हमारा सेकंड टॉपिक था कोशिका भित्ति, जो हमें पढ़ना था। कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको समझेंगे कैसे? बिल्कुल आसान तरीके से। अगर इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में और बहुत आसान से। देखिए, सेल मीन्स कोशिका, ओवल मीन्स दीवार। ठीक, तो जो कोशिका के, अगर हम अपनी भाषा में समझें तो जो कोशिका है, कोशिका के चारों ओर एक ऐसी दीवार, ठीक है, एक ऐसी दीवार जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये जो कोशिका भित्ति है, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? ये पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। ठीक, हम अगर इसकी डिफिनेशन बात करें तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे, समझा दिया आपको। ठीक है, हेडिंग डालिए, देखिए कोशिका भित्ति लिख लीजिए। लिखिए, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना, दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह अपेक्षाकृत एक सुरक्षात्मक परत है। यह अपेक्षाकृत एक सुरक्षात्मक परत है, जो पादप कोशिका को दृढ़ आकार प्रदान करती है। पादप कोशिका को दृढ़ आकार प्रदान करती है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो अब ये जो कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, सेलुलोज किसका फार्मूला है आपको पता है? जो कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइड फार्मूला है। ठीक है, डाई का ट्राइसैकेराइड, पॉली, ये कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड फार्मूला है। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो होती है कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और होती कैसी है? 3 लेयर में पाई जाती है। कैसी? जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारी कोशिका हुई, ये 3 लेयर में पाई जाती है। ठीक है, पहली होती है ठीक 3 लेयर। तो बाहर से भीतर की ओर निम्नलिखित परतें होती हैं। तो सबसे पहले इधर से पहले होती है मध्य पटलिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। यह कोशिका भित्ति क्या होती है? मुख्य परत होती है एवं दो निकटवर्ती कोशिकाओं की
भित्ति के मध्य सीमेंट की भांति कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद सीमेंट की भांति कार्य करती है। इसके बाद जो इसकी सेकंड परत होती है ये वाली, ये इसे बोलते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक कोशिका भित्ति। इसका कार्य क्या होता है? यह प्राथमिक कोशिका भित्ति में पेक्टिन आदि पदार्थों के जमा होने से बनी मोटी परत होती है। ठीक है, इसका जो हमारी तीसरी परत होती है इसका बोलते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इसको जो ये हमारी सेकेंड परत थी प्राथमिक कोशिका भित्ति, यह सेल्यूलोज, हेलीसेल्यूलोज के सूक्ष्म तंतु तथा प्रोटीन, पेक्टिन एवं वसा की बनी हुई होती है। और जो द्वितीयक होती है ये प्राथमिक कोशिका भित्ति में पेक्टिन आदि पदार्थों के जमा होने से मोटी परत बन जाती है। क्लियर हुआ? पेक्टिन, लिग्निन आदि पदार्थों के जमा होने से ये हमारी तीसरी परत क्या होती है? बन जाती है। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद अब आता है अगला पॉइंट, आप हेडिंग डाल लेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य। ठीक, हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के कार्य लिख लीजिए। कोशिका भित्ति के निम्नलिखित कार्य है या मुख्य कार्य निम्न है, लिख लीजिए। तो हम आपको 3-4 पॉइंट बता दे रहे हैं, दो तीन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका है, लिख लीजिए कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं को तन विलयन में, कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं को तन विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है। ठीक है, बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है। जैसे कोई तन विलयन है, इसमें कोई बैक्टीरिया, कवक या पादप कोशिका इसमें डाल दी जाए तो वो कोशिका क्या होगी? टूटेगी नहीं, वो अपना स्थान बनाए रखेगी। क्यों? इसी कारण, क्योंकि उस जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के चारों ओर क्या है? सेलुलोज की परत है, जिससे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में लिख लेंगे यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत, यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है। ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है। ठीक है, इसी कारण हमारे जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, इसीलिए उनका आकार कैसा हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। इसलिए सीधे, गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर होता है, लेकिन पौधा हमारा हमेशा किसकी ओर बढ़ता है? ऊपर की ओर। इसलिए वो इसी कारण से सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट हम लिख लेंगे कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। ठीक है, जब ये 3 लेयर में बनी हुई होती है, जो अंदर हमारी कोशिका के कोशिकांग होते हैं या कोशिका द्रव होता है, उसको सूखने से क्या होता है? बचाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला बात करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती है। ठीक है, कोई भी रोगाणु है, वायरस है, ठीक है, जो पादप कोशिका में रोग लगना है, ठीक है, या कवक में, बैक्टीरिया में, कवक में रोग न लगे, इसके लिए क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये रोगाणुओं को अंदर जाने से, प्रवेश देने से रोकती है। क्लियर हो पॉइंट? तो ये कोशिका भित्ति आशा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जीव द्रव्य। ठीक है, हमारा अब अगला टॉपिक है ठीक है, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या है? सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल जैलीनुमा द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, जो भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसमें एक जैलीनुमा क्या होता है? द्रव्य भरा रहता है। ठीक, जिसे जीव द्रव्य ही कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला गया? कोशिका के जीवन का आधार भी माना गया। जीव द्रव्य को कोशिका के जीवन का आधार भी माना गया है। अगर आप बात करते हैं तो जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी ने देखा था। कार्टी वैज्ञानिक थे। ठीक है, कार्टी
कार्टी ने देखा था। इसके बाद इसका जिन्होंने इसके लिए सारकोड, ठीक है, सारकोड शब्द प्रयुक्त किया था। परंतु जो जीव द्रव्य की खोज है किसको जाता है, इसका श्रेय डुजार्डिन, आपको पहले लिखा चुके हैं, डुजार्डिन, ठीक है। जीव, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो डुजार्डिन का नाम आता है। लेकिन देखा किसने था, कार्टी, लेकिन जो डुजार्डिन ने इसे सारकोड नाम दिया था सर्वप्रथम, ठीक है। इसके बाद पुरकिंजे ने इसे जीव द्रव्य नाम दिया, ठीक है। पुरकिंजे ने इसे जीव द्रव्य नाम दिया। क्लियर हो पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं जो जीव द्रव्य के भाग, ठीक है। जीव द्रव्य के भाग कौन कौन से हैं। तो जीव द्रव्य आपको होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर एक द्रव जैलीनुमा जो भरा हुआ पदार्थ है, उसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रमुख भाग इसके 2 ही होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है कोशिका द्रव्य होता है। पहला कौन सा होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य का एक भाग होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य का होता है कोशिका में भरा हुआ सारा जीव द्रव्य भाग जिससे अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। कोशिका में, ठीक है, भरा एक ऐसा भाग जिसमें सभी क्या होते हैं, कोशिकांग, ठीक है। सभी कोशिकांग उसमें डूबे हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। कोशिका में भरा हुआ सारा जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वह कई रासायनिक व भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है दूसरा पॉइंट हमारा होता है इसमें केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक, ठीक। ठीक, तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है लिख लीजिए। अब केंद्रक द्रव्य का क्या मतलब है, जो जीव द्रव्य भाग केंद्रक में भरा हुआ, ठीक है, क्योंकि कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक में जो द्रव भरा होगा उसे क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। तो लिख लीजिए, केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य, केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य जिसमें गुणसूत्र व केंद्रिका, ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र इसी में होता है, गुणसूत्र व और बीच में क्या होती है, केंद्रिका होती है। गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं, केंद्रक द्रव्य कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है, ठीक, लिख चुके, ठीक है। इसके बाद इसी पे हमारा आएगा टॉपिक जीव द्रव्य के कार्य, ठीक है, जीव द्रव्य के कार्य लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे, जीव द्रव्य के कार्य। अब जीव द्रव्य के कार्य क्या है, तो जीव द्रव्य के कार्य लिख लीजिएगा, निम्नलिखित है। अब समझा देते हैं आपको। यह कोशिकांगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। जो कोशिकांग होते हैं इनके बीच क्या होता है, आदान प्रदान में सहायक होता है, ठीक है। पदार्थ जो होता है इनमें आपस में आदान प्रदान करने में सहायक होता है। अगर सूखा रहे तो कोई होगा नहीं होगा, इंटरफेस कोई नहीं होगा, इसलिए समझ सकते हैं ये एक संबंध रखता है दोनों में, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, यह जैव अणुओं के संग्रहण में उपयोगी होता है, यह जैव अणुओं के संग्रहण में उपयोगी होता है, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन आदि, ठीक। अगला पॉइंट, यह उपापचयी पथ की तरह भी कार्य करता है, यह उपापचयी पथ की तरह भी कार्य करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, लिखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, लिख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक।
क्लियर? हाँ, इसके बाद हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। हम बाहरी आवरण पढ़ चुके, इसके बाद हम कोशिका के आंतरिक भागों में चलेंगे। किस में चलेंगे? आंतरिक भागों में चलेंगे। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा इसी में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको केवल समझ लेते हैं। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है देख लेते हैं। जीव कभी पूछ लिया जाता है, जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? तो जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। क्या होती है? पानी की हानि होती है। पानी की हानि जब कैसे होगी? जब कोशिका से जल का निष्कासन हो जाएगा परासरण द्वारा। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। आंतरिक पदार्थ क्या हो जाते हैं? संकुचित। संकुचित मतलब इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि जब पानी की मात्रा हमें कम होगी तो क्या होंगे? ये संकुचित होंगे, मतलब सिकुड़ेंगे। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है उसमें पानी तो मिक्स होता है, जब पानी जल बाहर निकल जाएगा तो जीव द्रव्य क्या होगा? सूखा सूखा होगा, और क्या होगी? इसमें कुंचन होगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक जो अगला आएगा होगा कोशिकांग। कौन सा होगा? कोशिकांग। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो कोशिकांग क्या होते हैं आपको बताया हमने। ठीक, तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित, समझेंगे कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं, झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। लिख लेंगे इसी टाइम, कोशिकांग हेडिंग डालेंगे, लिख लीजिए। कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। आप समझ लेंगे, जैसे कोई कोशिका है, कोशिका में क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है। और आपको बताया जीव द्रव्य में क्या क्या होता है? एक तो पहले केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, समझ लेंगे। ठीक है, केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी। और ये जब जीव द्रव्य होगा, इस जीव द्रव्य में क्या होंगे? हमारे कुछ अंग, इसके कोशिका के अंग होंगे। ठीक है, कोशिका के अंग होंगे, जिसमें माइटोकांड्रिया होगा, गाल्जी काय आदि। ठीक है, आगे पढ़े लाइसोसोम, आरबीसी सभी होंगे इसी के अंदर। कैसे होंगे? झिल्ली युक्त होंगे। झिल्ली युक्त क्यों कहा गया? क्योंकि अगर कोई पदार्थ किसी जल में डूबा हुआ है तो अगर उसमें झिल्ली नहीं होगी तो क्या अपना आकार ग्रहण कर सकता है? नहीं, उसी में वो मिक्स हो जाएगा, जिससे हम अलग करना बहुत कठिन होगा। तो इसलिए कैसे होते हैं? ये सभी के सभी झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब ये झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं दोहरी झिल्ली के भी होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होते हैं। इस गुण के कारण ही कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखे गए हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ उपापचयी सक्रिय कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, लवक, रसधानी आदि झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। ठीक है, जिनमें कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जब कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो इसके क्या अंगों को हम नग्न आंखों से देख पाएंगे? नहीं। तो इसको क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते हैं। जिसके अब राइबोस एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोस जो है ठीक है, राइबोस क्या है? ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक है, अब कोशिकांग मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक आपका फिगर अब आएगा। ठीक है, फिगर बुक से आप ड्रा कर लेंगे। कोशिका का फिगर आपको ड्रा करना है। ठीक है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपको
जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। ठीक है, दोनों कोशिका को आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कोशिकांग मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहली हेडिंग होगी केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिकांग, कोशिकांग में पहली हेडिंग केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक, ठीक, फिर डालेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस केंद्रक क्या है? अब कोई भी कोशिका होगी तो कोशिका में क्या होगा? एक केंद्रक होगा। और केंद्रक क्या होगा? केंद्रक ही महत्वपूर्ण भाग होगा जो उस कोशिका को जीवित रखना या मृत बताने में समर्थ होगा। क्योंकि किसी न किसी कोशिका में जब केंद्रक होता है तो वही एक क्या होता है? एक हमारा कह सकते महत्वपूर्ण भाग होता है, कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। सन 1831 में आपको इसके पहले टॉपिक में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1831 ईस्वी में। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में आयोडीन, सैफरिन, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अब यह कोशिका की सभी, अब यहां पे लिख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। सन 1831 में लिखा भी चुके इसको, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। लिखेंगे आगे, यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है। इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। कंट्रोल चैम्बर कहते हैं। क्लियर हो पॉइंट? तो अगर फिगर बात करते हैं, इसकी फिगर देख लेते हैं। तो इसका फिगर होता है ठीक, जिसमें इसके अंदर होता है केंद्रिका होती है, और इसके जो बाहर होता है गुणसूत्री, इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? अब इसी में क्या लगा हुआ होता है? अंतः प्रद्रवी जालिका भी लगी हुई होती है। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई होती है। ये रफली फिगर है। ठीक है, आप इसको फेयर फिगर बना लेंगे। ठीक, तो इसमें इसके अंदर जो भरा हुआ होगा क्या होगा? केंद्रक द्रव। ठीक है, ये
आपको पहले बता चुके हैं, केंद्रक द्रव्य होगा। ये जो होंगी अंतःप्रद्रवी जालिका होंगी, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या होंगे, गुणसूत्री तंतु होंगे, ठीक है। और ये जो होगा केंद्रक छिद्र होगा, ये ठीक है, केंद्रक छिद्र होगा। ठीक, केंद्रक छिद्र होगा, ठीक। और इसमें अंतःकला बाह्यकला होगी। क्लियर हो पॉइंट? तो ये होगा आपका केंद्रक। अब इसके जो है केंद्रक ही पढ़ लेते हैं हम पूरा, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनता है, ठीक है। जो केंद्रक है आप देखेंगे तो निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनता है। सबसे पहले इसमें क्या होती है, केंद्रक कला। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला का आवरण होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अंतःकला और बाह्य कला, ठीक है। ये अंतःकला हो जाती है और ये बाह्य कला हो जाती है, ठीक है। और इसमें जिसके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश, ठीक है, प्रत्येक कला 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। आप केंद्रक द्रव केंद्रक के अंदर भरे पारदर्शी अर्थात प्रोटीन युक्त व विशिष्ट माध्यम ही केंद्रक द्रव या केंद्रक रस कहते हैं, ठीक है। अब इसी में सेकेंड पॉइंट हमारा था गुणसूत्र। तो जो गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक में ही गुणसूत्र होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गुणसूत्री तंतु आपको बताया, ये सभी क्या होते हैं, इसी के अंदर तो गुणसूत्र भरे हुए होते हैं। तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में आनुवंशिक लक्षणों को वाहक होती है। आपको बताया था कि जो भी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। वाहक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, ठीक है। जैसे जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके डाटा में उनके कुछ ना कुछ लक्षण अवश्य मिलते हैं, ठीक है, इसलिए आनुवंशिक वाहक कहलाता है। इसी में गुणसूत्र दो घटकों से मिलकर बने होते हैं, पहला डीएनए और प्रोटीन। ये डीएनए अणुकोशिका के निर्माण में और सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोगी होते हैं। डीएनए की कार्यकारी इकाई को जीन्स कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक इसमें आता है केंद्रक के कार्य, ठीक है। क्या आता है, केंद्रक का क्या कार्य है, ठीक, इतना देख लेते हैं, इसके बाद आगे केंद्रक के केंद्रक के क्या कार्य है। केंद्रक द्रव्य आपको पढ़ा चुके इससे पहले, ठीक है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के कार्य देख लीजिए। पहला लिख लीजिए, केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं। केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं, लिख लीजिए जल्दी से। यह आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है, पहला पॉइंट है। यह आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। सेकेंड पॉइंट, यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। यह डीएनए की पुनरावृत्ति व अनुलेखन में सहायक होता है। ठीक, इसके बाद लिख लेंगे अगला पॉइंट। इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधी सभी कूट सूचनाएं होती, लिख लीजिए, इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधी सभी कूट सूचनाएं होती हैं। ठीक हो गया,
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को पहुंचाइए, शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।